हेलो एवरीवन। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की बात की थी कि 500 BCE के समय से धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र लिखे जाने लगे थे और इनका लिखने के पीछे जो उद्देश्य था वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, सोशल नॉर्म्स को बनाना था। तो उसी में हम आगे बात करेंगे कि इन्हीं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र से हमें वर्ण सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं ऋग्वेदा से होती है। ऋग्वेदा में एक छोटा सा हाइम्स आता है, एक छंद आता है जिससे पुरुष सूक्त कहा जाता है, और उस पुरुष सूक्त से इस वर्ण सिस्टम के ओरिजिन बताया जाता है। इसमें सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, ब्राह्मण्स आते हैं और ब्राह्मण्स दे वर सपोज टू स्टडी एंड टीच वेदास। ब्राह्मण्स का जो काम बताया है वो था वेद को पढ़ना और पढ़ाना, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करना, एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, और यज्ञ करवाना, एंड गिव अप एंड रिसीव गिफ्ट्स, दान देना और लेना। ये ब्राह्मण के ड्यूटीज़, कर्तव्य बताए गए हैं। देन कम क्षत्रिय। क्षत्रिय देव के लिए जो था वो था कि दे वर टू इंगेज इन वारफेयर, युद्ध लड़ना, प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की सुरक्षा करना, एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, और लोगों को न्याय दिलाना, स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करना, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, यज्ञ करवाना, और मेक गिफ्ट्स, दान दक्षिणा देना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में हम कुछ सिमिलरिटी भी देख रहे हैं कि वो यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना, ये बातें उनमें समान है। देन थर्ड वर्ण वाज वैश्य, और वैश्य को भी ये तीनों बातें, वेद पढ़ना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, यज्ञ करवाना और गिफ्ट देना, ये तीनों तो थे ही। इसके अलावा उनसे उनके लिए और भी एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती करना, पेस्टलिज्म, पशुपालन, और ट्रेड, व्यापार करना। तो ये इन 3 वर्णास के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये ड्यूटीज़ और ये काम डिसाइड किए गए थे। फोर्थ जो था वो था शूद्र वर्ण, और शूद्र वर्ण के लिए एक काम डिसाइड किया गया था, एंड दैट वाज सर्विंग द 3 हायर वर्णास। बाकी जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, ये काम शूद्र वर्ण के लोगों को दिया गया था। अब इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो लोगों ने जो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र लिखे, उसमें इन चीज़ों को बताया गया कि सबसे पहले तो इसे हम फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डिवाइन सिस्टम, इट हैज़ डिवाइन ओरिजिन, क्योंकि ये देवी उत्पत्ति हुई है इसकी, और ये देवी व्यवस्था है, इसलिए हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। फिर जो राजा थे उनसे ये कहा गया कि वो अपने अपने इलाकों में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, इन सोशल नॉर्म्स को लोगों से फॉलो करवाएं। फिर ये भी कहा गया कि ये जो वर्ण सिस्टम था ये बर्थ के आधार पर डिसाइड होता था, जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ वो उसका वर्ण होगा। तो इसलिए इसको बर्थ से जोड़ करके कहा गया कि हर वर्ण की प्रतिष्ठा अपने जन्म से है, तो इसलिए हमें सब कुछ को फॉलो करना चाहिए। ये हुई एक सैद्धांतिक बात, लेकिन हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो हमें कई एग्जांपल्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर ये सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे, वर्ण सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किंग्स की बात करते हैं तो वी फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ सो मैनी किंग्स, दे डिड नॉट बिलोंग टू क्षत्रिय फैमिलीज़। ऐसे लोग भी राजा बने जो क्षत्रिय वर्ण से नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो राजा बने। फॉर एग्ज़ाम्पल मौर्याज जिन्होंने पहली बार इंडिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, 321 में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी शुरुआत हुई। उनके बारे में बड़ा डिस्प्यूट है। ब्राह्मण ग्रंथ उनको लो ओरिजिन का बताते हैं, यानी कि निम्न कुल का बताते हैं, यानी कि शूद्र वर्ण से बताते हैं, जबकि जो बौद्ध टेक्स्ट हैं वो उन्हें क्षत्रिय कुल का बताते हैं। तो ये एक बड़ा ही डिबेटेबल इशू है। इसके अलावा
दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि जो आउटसाइडर्स थे उस समय, जो बाहर से आकर के जिन्होंने इंडिया में रूल किया, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया से शक आए थे, तो उनके लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। म्लेच्छ जो भारत में बाहर से आए, जो संस्कृत परिपाटी से परिचित नहीं थे, ट्रेडिशन से परिचित नहीं थे, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र से परिचित नहीं थे, नॉर्म्स को मानने वाले नहीं थे, उन्हें म्लेच्छ की संज्ञा दी गई। तो जो म्लेच्छ, इनको शक को म्लेच्छ कहा गया, लेकिन उनमें एक बड़ा ही प्रसिद्ध शासक हुआ एंड इट वाज रुद्रदामन। और ये रुद्रदामन जो था वो उसका शासनकाल इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उसने सुदर्शन जो झील थी उसको रिपेयरिंग का काम करवाया था। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार में जो इंस्क्रिप्शन मिला है अशोक का, उसी में रुद्रदामन का भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। और वो जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि चाहे वो म्लेच्छ रूलर था, लेकिन वो संस्कृत का यूज़ कर रहा है, संस्कृत परिपाटी से वो परिचित है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मेरिस्टाइज बनाए यहाँ के एग्जिस्टिंग जो डायनेस्टीज़ थी। फॉर एग्जांपल सातवाहना ने रूल किया 200 BCE से लेकर के 200 CE तक इंडिया पर। तो इनके रुद्रदामन के मेरिस्टाइज सातवाहना के साथ में थे, जबकि सातवाहना जो थे वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने आप को वो ब्राह्मण मानते थे और वो रूलिंग का काम भी कर रहे हैं, वो राजा का काम भी कर रहे हैं। तो जबकि ब्राह्मण्स के लिए तो राजा का काम नहीं बताया गया वर्ण सिस्टम के तहत। वर्ण सिस्टम में तो क्षत्रिय होना चाहिए राजा को। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स व्हेन वी सी दैट दीज सोशल नॉर्म्स वर नॉट कम्प्लीटली फॉलोड। अब वर्ण के बाद दूसरी बात आती है जाति की। जाति की शुरुआत कैसे हुई? जाति की शुरुआत तब हुई जब टाइम बीतने के साथ साथ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस सोसाइटी में आते गए। कई कम्युनिटीज़ ऐसी आई जो अलग तरह के नए ढंग के ऑक्यूपेशंस को कर रही थी, और उनको वर्ण सिस्टम में कहीं पर बिठाना, फिट करना ब्राह्मण्स के लिए सुविधाजनक नहीं था। तो ऐसे में फिर जाति का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोल्ड स्मिथ की बात ले लेते हैं, सोने का काम करने वाले स्वर्णकार। तो स्वर्णकार को वर्ण सिस्टम में कहीं पर उनको फिट करने का, कहाँ उनको रखा जाए, ये प्रश्न का निदान नहीं हो पाया। तो उन्हें जातियों में क्लासीफाई कर दिया, और धीरे धीरे इस तरह से कई जातियाँ बनती गई। वर्ण और जाति में डिफरेंस है। वर्ण वर लिमिटेड, ओनली 4 वर्ण, केवल 4 वर्ण हैं, पर जाति जो है वो लिमिटेड नहीं है, उसकी संख्या लिमिटेड नहीं है। ये डिफरेंस है। अब कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो जातियाँ थी जो किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन से रिलेटेड थी, वो अपने आप को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती थी, जिसे हम श्रेणी कहते हैं संस्कृत या हिंदी में, और इंग्लिश में इसके लिए गिल्ड वर्ड का इस्तेमाल होता है। और ये जो श्रेणियाँ होती थी ये बड़ी ताकतवर होती थी। इनका रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, प्रोडक्शन करना, उसको सेल करना, इस सब पर जो है काफ़ी हद तक इनका कमांड रहता था। ऐसा ही एग्जांपल हमें मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें गुजरात के लाट नाम के एरिया से बहुत सारे सिल्क वीवर्स माइग्रेट करते हैं, और वो जाते हैं मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहाँ का राजा उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, न्यायप्रिय लगता है। तो वो वहाँ जा कर के रहना शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ पर वो अपना एक गिल्ड, एक श्रेणी बनाते हैं। उसके बाद वो एक टेम्पल बनवाते हैं अपने पैसों से, जो कि गॉड सन को, सूर्य देवता को समर्पित है। और वहीं पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है। 5th सेंचुरी का ये इंस्क्रिप्शन है। अब जो लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते थे, उनको फॉलो नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे, उन्हें निषाद शब्द से संबोधित किया गया। उनके लिए ये कैटेगरी बना दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
ये जो क्लासिफिकेशन का काम है ये चलता रहा आगे भी। फिर कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिनको सबसे निम्न स्तर का माना गया और उन्हें अनटचेबल्स यानी कि जिनको छूना, जिनके साथ बैठना उठना वर्जित था, उन्हें उनकी भी श्रेणी बना दी गई। अब अनटचेबल्स में कौन आते थे? मेनली हमारी बुक के हिसाब से हम देखें तो चंडाल्स का एग्जांपल दिया गया है। चंडाल्स वो लोग थे जिनको जो ड्यूटीज़ दी गई थी उसमें डेड बॉडीज़ जो होती थी उनके जो डेड बॉडी जिसके कोई सगे संबंधी नहीं होते थे उनको उनका अंतिम क्रियाक्रम करना, उनके लिए जो मरे हुए जानवर हैं उनको सही ढंग से उनको कहीं पर डिस्पोज करना, और इनके लिए जो धर्म ग्रंथों में जो कर्तव्य बताए गए हैं उनमें ये भी आता है कि वो मरे हुए लोगों के वस्त्रों को पहनेंगे, लोहे के आभूषण पहनेंगे और दिन के समय ही वो गांव में आ जा सकेंगे, रात में उनके गांव में आने की मनाही थी। जब भी वो कहीं जाएंगे, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है चाइनीज़ पिलग्रिम फाशियान और वेनसेंग से कि वो जब भी गांव में आएंगे तो बजाते हुए, लकड़ी बजाते हुए आएंगे ताकि पता लग जाए कि वो आ रहे हैं। और दूसरा, वो गांव के बाहर रहेंगे, गांव के अंदर नहीं रहेंगे। लोगों के फेंके हुए बर्तनों को वो इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी वो एग्जीक्यूशनर यानी कि वधिक का काम भी करेंगे। लोगों को जिनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, डेथ सेंटेंस दिया गया है, उनको मारने के लिए चंडाल को बुलाया जाएगा और वो ये काम करेंगे। तो इस तरह से इन्हें अनटचेबल्स माना गया, इन्हें देखना भी उचित नहीं माना जाता था और इनसे दूरी बना करके रखा गया। अब हम देखते हैं कि कई बार इन जो सोशल नॉर्म्स, जैसे हमने देखा कि वर्ण सिस्टम को कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया जाता था, उसी तरह से ये जातियों में इस तरह से डिवीज़न करने के बाद भी हम देखते हैं कि कई बार इन नियमों की अवहेलना होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात हम करते हैं, एकलव्य की। एकलव्य निषाद जाति से था, जंगल में रहने वाला था, महाभारत की कथा में वर्णित है, और उसे धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया। फिर उन्होंने उनकी मूर्ति बना करके खुद सीखना शुरू किया। एक उदाहरण हम महाभारत से देखते हैं, भीम और हिडिंबा का विवाह। भीम ऑब्वियसली ही बिलोंग टू क्षत्रिय फैमिली, और जो हिडिंबा थी वो जंगल में रहने वाले वनवासी लोग थे, और कहानी में उसे राक्षस बताया गया है, लेकिन उनका विवाह होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कई बार ये जो जातिगत बंधन थे, इनके परे भी इनकी अवहेलना भी की जाती थी और इनके उलट भी काम किए जाते थे। चलिए अब हम जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि किस तरह से महिलाओं और पुरुषों को प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या राइट थे। मनुस्मृति में सबसे पहले बताया गया है कि जो भी पिता की संपत्ति है उसको उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों में बराबर बांट दिया जाएगा, और जो बड़ा बेटा होगा उसको थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज़्यादा शेयर मिलेगा। और महिलाओं को अपने फादर के जो पैरेंटल पैटर्नल स्टेटस में किसी तरह का कोई राइट नहीं होगा। हाँ, लेकिन शादी के समय महिलाओं को अपने माता पिता से जो भी मिला है गिफ्ट वगैरह, वो उसके ऊपर उनका अधिकार रहेगा, जिसको कि मनुस्मृति में स्त्री धन कहा गया है। एंड दैट कुड बी गिवन टू देयर चिल्ड्रन, और वो जो स्त्री धन है वो बच्चों को महिला दे सकती है, और हस्बैंड का उस पर किसी तरह का क्लेम नहीं होगा। कुछ एविडेंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि महिलाओं का प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स भी, हमने इससे पहले के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी और जिसका वाकाटक फैमिली में शादी हुई थी, उन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए थे। इसका मतलब उनका प्रॉपर्टी पर राइट था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मेनली लैंड, रिसोर्सेस, कैटल, मनी, इस सब के ऊपर मेन यानी कि पुरुष का ही अधिकार हुआ करता था। अब हम ये देखते हैं कि ये तो जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी था। वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी इसको देखते हैं। वर्ण में अगर हम बात करें तो वर्ण सिस्टम को अगर हम देखें तो
अगर ये 100% पूरी तरह फॉलो किया जाता तो हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो अमीर होने के चांस थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के थे। तो क्षत्रिय जो ज़्यादातर राजा रहे तो ठीक है, उनके पास तो काफ़ी धन था, लेकिन हम देखते हैं कई बार कहानियों में, किस्सों में कि गरीब ब्राह्मणों का भी चित्रण मिलता है, पुअर ब्राह्मण्स भी हमें किस्से कहानियों में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वर्ण सिस्टम के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी का जो एक्सेस देखें तो वो जैसे सोशल नॉर्म्स थे उसके हिसाब से पूरी तरह से ठीक नहीं बैठता है। इसी तरह से हमें ऐसे भी एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी एक वर्ण का है लेकिन वो उसके इतर दूसरा काम कर रहा है जो उसके वर्ण के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल मृच्छकटिकम, ये शूद्रक का लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले है, नाटक है, जिसमें चारुदत्त नाम का एक इसका मुख्य किरदार है जो वैसे तो ब्राह्मण है लेकिन वो व्यापारी का काम भी करता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स भी हमें दिखाई देते हैं। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्ण सिस्टम, मेंशन सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन क्षत्रिय किंग्स, मेंशन डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन वर्ण एंड जाति, मेंशन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स, मेंशन द राइट्स ऑफ वुमेन ऑन प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। थर्ड पार्ट में आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।